आज हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पर लगेगी मोहर। सीएम आवास में होगी बैठक, सरकार की योजनाओं पर होगी चर्चा। बेंगलुरु इमारत हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। होर माबू आगरा इलाके में निर्माणाधीन इमारत ढहने से 6 लोगों की गई थी जान। आज 3 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे जर्मन चांसलर शोल्ज, और चांसलर शोल्ज के साथ उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री और पीएम मोदी भी होंगे मौजूद। बढ़ते ऑनलाइन धोखाधड़ी पर शिकंजा कसेगा गृह मंत्रालय, राज्यों में खोले जाएंगे साइबर कमांडो की विशेष शाखाएं। भारतीय विमानन कंपनी को 170 से अधिक फर्जी बम मिली धमकियां। देश के 77% बच्चों को नहीं मिल रहा पोषक आहार, माओ के अशिक्षित होने से भी पड़ रहा असर। 80% से ज्यादा बच्चों के आहार में विविधता की पाई गई कमी। आज रात उड़ीसा से टकराएगा साइक्लोन दाना, 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल। उड़ीसा के 14 जिलों से 10 लाख लोगों को हटाया जा रहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम आज बैठक करेंगे। त्योहारों से पहले समीक्षा बैठक में देंगे निर्देश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, शाम 7 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। सभी जिलों के डीएम, एसपी शामिल, कमिश्नर, आईजी लेवल के अफसर भी होंगे शामिल। नगर विकास, साफ सफाई को लेकर सीएम देंगे निर्देश। विद्युत व्यवस्था के लिए अफसरों को तैयारी के देंगे निर्देश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे कई विभागों के प्रमुख सचिव। विद्युत व्यवस्था के लिए अफसरों को तैयारी के निर्देश देने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम आज बैठक करेंगे। विद्युत व्यवस्था के लिए अफसरों को तैयारी के देंगे निर्देश। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, शाम 7 बजे आज होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नगर विकास, साफ सफाई को लेकर सीएम निर्देश देंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विद्युत व्यवस्था के लिए अफसरों को तैयारी के निर्देश देंगे। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से खबर, 5 kV तक घरेलू कनेक्शन पर बिजली चोरी का केस नहीं, आंशिक कमर्शियल बिजली प्रयोग पर नहीं होगा मुकदमा। निगम राजस्व निर्धारण की कार्रवाई जरूर करेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको बता दें, घरेलू कनेक्शन पर छोटी मोटी दुकान है तो नहीं होगा मुकदमा दर्ज। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एचडी ने आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
आंशिक कमर्शियल बिजली प्रयोग पर नहीं होगा मुकदमा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, निगम राजस्व निर्धारण की कार्रवाई जरूर करेगा। घरेलू कनेक्शन पर छोटी मोटी दुकान पर नहीं होगा मुकदमा दर्ज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित करने तक जो कार्यक्रम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया है, मैं इसके लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए उन्हें बधाई देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो रूपरेखा तैयार की थी, उस रूपरेखा के क्रम में भर्ती की प्रक्रिया भी पारदर्शी तरीके से हो सके, यह उसका एक प्रमुख भाग था। क्योंकि अगर अच्छे और सक्षम और योग्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं होगा तो सरकार की योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए जिस तंत्र को कार्य करना है वह स्वयं पैरालाइज हो जाएगा, वह स्थिति न पैदा हो। इसके लिए हम लोगों ने 2017 में ही इस बात को तय किया था कि जितने भी भर्ती आयोग या बोर्ड हैं वे पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न करें। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 7.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार लगभग 7 लाख भर्ती की प्रक्रिया को पूरी करने की दिशा में अग्रसर हो चुकी है। सरकारी सेवाओं में तो भर्ती हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। इसी प्रकार से प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर माहौल देने के कारण लाखों नौजवानों के लिए निजी क्षेत्र में भी नौकरी की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया। आज आप देख रहे होंगे यही राज्य है जहां पर पहले कोई आता नहीं था, रोज यहां पे निवेश करने के लिए नहीं आता था। आज बड़ा बड़ा निवेश यहां पे हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारे जा चुके हैं। लाखों करोड़ के वर्तमान में सरकार के पास विचाराधीन है और उस प्रक्रिया को भी हम बहुत शीघ्र
संपन्न करने जा रहे हैं। प्रदेश का जो युवा पहले नौकरी और रोजगार के लिए देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भटकता था, आज उसको अपने ही प्रदेश में, अपने क्षेत्र में, अपने ही जनपद में नौकरी मिल रही है। तो अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह अपनी सर्विस भी कर रहा है, लेकिन साथ साथ परिवार का देखभाल भी अच्छे ढंग से कर पा रहा है। मैं यहां पर देख रहा था भी जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों का या पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उनको नियुक्ति पत्र भी लगभग कमोबेश उन्हीं जनपदों में प्राप्त हो गया है जिन जनपदों के वे निवासी हैं। और ये उनके कार्य की क्षमता को आगे बढ़ाएगा, उन्हें वहां पर कार्य का जो अच्छा हो सकता है उस प्रकार का परिणाम देने के लिए उन्हें तैयार भी करेगा। और यह स्थिति हम लोगों ने निजी निवेश के माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए किया। प्रदेश में योग्य और स्किलफुल मैन पावर हम उपलब्ध करा सकें, चाहे वह शासन के लिए, चाहे वह निजी क्षेत्र के लिए। इसके लिए उस प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में उस प्रकार के ट्रेड और कोर्सेज हम लोगों के द्वारा संचालित भी हुए हैं। आज उसका एक बेहतर समन्वय बनाने का प्रयास हुआ है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश अब देश की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जा रहा है। विकास का एक माहौल बना है। निवेश के माहौल के माध्यम से रोजगार सृजन की अनेक संभावनाएं आगे बढ़ी हैं। युवाओं की अपेक्षा को और उनकी आकांक्षाओं को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद मिली है। जिन युवाओं को पहले पहचान का संकट था, आज वह युवा अपने प्रदेश में रह करके देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। प्रदेश में अलग अलग जनपदों में भी कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर कहीं प्रभारी मंत्री गए हैं, कहीं पर स्थानीय माननीय सांसद और विधायकगण इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। मैं केवल आपसे एक अपेक्षा करूंगा, आप में से हो सकता है कुछ अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। उस समय भी सक्षम और समर्थ होने के बावजूद भी आपका चयन इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि आपकी पहुंच नहीं थी। आपके माँ बाप या अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि वे पैसा दे करके उस समय नियुक्त हो सके। और परिणाम क्या होता था कि सब कुछ होने के बावजूद भी आपको चयन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन पिछले 7 वर्ष के अंदर जो भी चयन की प्रक्रिया हुई, हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि इसमें किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। उसकी योग्यता और उसकी क्षमता का भरपूर उपयोग हम प्रदेश के विकास के लिए कर सकें, 25 करोड़ लोगों के भाग्य को बदलने में कर सकें और 25 करोड़ जनता के सामर्थ्य से हम उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में प्रस्तुत कर सकें। आज उसी का परिणाम है। हमने नियुक्ति की प्रक्रिया की, सरकारी नियुक्तियां हो या निजी क्षेत्र में नियुक्तियां, या संविदा के आधार पर व्यक्ति की योग्यता और उसकी क्षमता को ध्यान में रख करके जब ये नियुक्ति की प्रक्रिया ईमानदारी से आगे बढ़ी तो परिणाम है हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस विकास का लाभ, प्रतिभा के बेहतर उपयोग का लाभ आज उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। जो 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था जिस उत्तर प्रदेश की थी, आज वो देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को
जो उत्तर प्रदेश देश के विकास का बैरियर माना जाता था, वो उत्तर प्रदेश आज भारत के विकास का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को सामने रख रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने के लिए नहीं आना चाहता था, आज उस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है। और ये निवेश केवल निवेश नहीं है, इसमें रोजगार भी है और इसमें विकास भी है। ये सभी चीजें आज तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और इसीलिए मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में आपकी जो जिम्मेदारी है, वह ग्राम पंचायत अधिकारी के रूप में, चाहे वह पंचायती राज विभाग के माध्यम से हो या समाज कल्याण विभाग के माध्यम से, दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। याद रखना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने की जो सबसे आधारभूत इकाई है, वह ग्राम पंचायत है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। आत्मनिर्भर भारत के लिए और जब इस संबंध में पंचायती राज विभाग का प्रदेश या केंद्र सरकार के स्तर पर कोई कंपटीशन होगा, तो उसमें भी उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतें अग्रणी भूमिका के साथ दिखनी चाहिए। कुछ अच्छे पुरस्कार हमारी ग्राम पंचायतों को भी प्राप्त हों। याद रखना, पहले ग्राम पंचायतों के पास जितना भी गांव का कूड़ा होता था, उसको एक जगह निस्तारण करने के लिए खाद का गड्ढा ग्राम पंचायत के पास होता था। तो खाद के गड्ढे कहां चले गए, फिर से ढूंढने की आवश्यकता है, फिर से खाद के गड्ढे बनाने की आवश्यकता है। जो रिजर्व भूमि है, हमें प्रयास होना चाहिए कि उस रिजर्व भूमि में खाद का गड्ढा भी हो, गौचर की भूमि भी हो। गांव के निराश्रित गोवंश के पालन के लिए भी हम निराश्रित गौ आश्रय स्थल भी तैयार करवाएं। गांव में जिन गरीबों के पास शासन की योजना का लाभ अभी तक किन्हीं कारणों से नहीं पहुंच पाया है, उनकी सूची तैयार करते हुए हमारा प्रयास होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के हर उस व्यक्ति को जो विपन्न है, जिस तक अभी तक शासन की कोई योजना नहीं पहुंच पाई है, किसी के पास जमीन नहीं होगी उसको जमीन का पट्टा देना, किसी के पास मकान नहीं होगा उसको मकान दे देना, किसी के घर में शौचालय नहीं उसको शौचालय दे देना, किसी के पास राशन कार्ड नहीं तो उसको राशन कार्ड से आच्छादित कर देना, किसी के पास आयुष्मान का कार्ड नहीं है, वह पात्रता की श्रेणी में आता है लेकिन जानकारी नहीं है, तो कैंप लगा करके उसको इस सुविधा से आच्छादित कर देना। ये सभी कार्यों में अगर आपका योगदान वहां पर रहेगा तो लोगों का विश्वास सिस्टम के साथ जुड़ेगा, आपके साथ भी जुड़ेगा। और याद रखना, एक गरीब की दुआ बहुत लगती है, वही आशीर्वाद होता है। उसका आशीर्वाद भी लगता है, और अगर आप उसका शोषण कर रहे हैं या कोई व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है तो उसकी बद्दुआ भी लगती है, बहुत खतरनाक तरीके से लगती है। इसलिए जीवन लोगों के दुआ को लेने के है, आशीर्वाद लेने के लिए है, या जीवन यशस्वी बनने के लिए है, यह बदनामी लेने के लिए नहीं है। इस बात को नोट करना। और बदनामी भरा जीवन व्यक्ति के लिए नरकीय होता है, वही नरक है। और व्यक्ति अगर अपने कार्यों से यश प्राप्त कर रहा है, यही वरदान है उसके लिए, और यही उसके लिए सौभाग्य का क्षण होता है। इसे याद करना कि सरकार आपको सुविधाएं दे सकती है, सरकार आपको सुविधाएं दे रही है, सरकार आपको हर प्रकार का संरक्षण देगी, लेकिन आम जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को हमें जमीनी धरातल पर उतार करके दिखाना है कि हमारी ग्राम पंचायतें ऐसी होनी चाहिए जो एक रोल मॉडल के रूप में हम प्रस्तुत कर सके, मॉडल बन सके अन्य लोगों के सामने स्वच्छता के लिए,
आत्मनिर्भरता के लिए स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की दिशा में कैसे हमारे प्रयास हो सकते हैं, इन सभी को, और ग्राम सचिवालय के पास से अतिरिक्त इनकम के लिए और भी आपके पास माध्यम बन सकते हैं। जैसे वहां पे एक कम्युनिटी सेंटर बन सकता है, पे गांव के सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं, शादी ब्याह का है, कोई अन्य बड़े कार्यक्रम है, यूजर चार्ज के आधार पर आप गांव के लोगों को सुविधा भी दीजिए, साथ साथ गांव के पास एक भवन भी होगा, गांव का वहां पे सार्वजनिक शौचालय भी गांव का बनाया गया है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था निरंतर होती रहे, ये भी देखना। गांव में फेयर प्राइस शॉप होगी, कोटे की दुकान होगी, ये फेयर प्राइस शॉप उसी ग्राम सचिवालय के पास एक मॉडल शॉप के रूप में बन रही है। ज्यादातर ग्राम पंचायतें वहीं पे बना रही है। उसको हम लोगों ने छूट दी है कि केवल अब सरकारी राशन ही नहीं वितरित होना है, अन्य सामान भी आप इसके माध्यम से वितरित करिए, और उसका एक किराया जो खास तौर पर दुकान होगी, उसका एक किराया वो ग्राम पंचायत में जमा करेगा। वह भी एक अतिरिक्त इनकम का माध्यम ग्राम पंचायत का बन सकता है। करने के लिए पहल चाहिए, प्रयास चाहिए। आप अपने स्वयं के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार की बात आती तो ये लोग मान लेते हैं कि साहब ये तो सरकारी है। अरे सरकार क्या, सरकार के पास पैसा नहीं आना चाहिए क्या? और सरकार के पास पैसा नहीं आएगा तो फिर ये 12-14 लाख कर्मचारियों का वेतन, इनका पेंशन, इनका भत्ता, विकास के बड़े बड़े कार्य कहां से होंगे? इसलिए एक एक पाई का हिसाब, सरकार का पैसा है तो सरकार के खाते में जाना चाहिए, ग्राम पंचायत के खाते में जाना चाहिए, नगर पंचायत के खाते में वो पैसा जाना चाहिए, और इस पैसे का फिर बेहतर उपयोग विकास के लिए किया जाए तो गांव आपका चमकता हुआ दिखाई देगा। आत्मनिर्भर ग्राम, विकसित ग्राम, आदर्श ग्राम, ये सभी नाम लिख करके आप भी बोल सकते हैं कि साहब हमारा ग्राम पंचायत भी है, हमने भी ये काम करके दिखाया है। उस दिशा में एक बेहतर प्रयास आपको एक नई पहचान दिलाएगा। ऐसे समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए ग्राम विकास अधिकारी हैं और इनके पर्यवेक्षक भी आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए, समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 21 लाख छात्रों को तो केवल स्कॉलरशिप विभाग दे रहा है। ग्राम पंचायत के अंदर अनुसूचित जाति की बेटी की शादी का हो या सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, पेंशन की योजना हो या तमाम प्रकार की वे वेलफेयर की स्कीम जो अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए नौजवानों को एक नई दिशा देती है, ये सभी कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखने चाहिए। और आज मुझे अच्छा लगा, मैं यहां पे देख रहा था जब नियुक्ति पत्र वितरित कर रहा था, लखीमपुर खीरी का भी एक जनजाति समुदाय का एक नौजवान यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। वो लखीमपुर खीरी का है, थारू समुदाय से, और मैंने पूछा उससे, मैंने कहा भी लखीमपुर खीरी से? उसने कहा हाँ लखीमपुर खीरी से। यानी आप अनुमान करिए कि पहले लोग ये मान के छोड़ देते थे कि साहब ये लोग नौकरी कहां कर पाएंगे। आज आप देखो, सुदूर नेपाल बॉर्डर से लखीमपुर खीरी से वो नौजवान भी यहां नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है। अभी मैं यहां देख रहा हूं, इतनी बेटियां आज यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। एक बार थोड़ा खड़ा हो जाए, कितनी बेटियां थोड़ा खड़े हो जाए, सभी बालिकाएं खड़े हो जाए, थोड़ा देखिए तो इतनी बड़ी संख्या में, यानी इतने भाग। लखनऊ से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। कई अधिकारियों को उनकी ओर से नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, रूस से भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा के बाद दिल्ली वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी।
अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कजान में आयोजित हुआ 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको हम बताते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का झारखंड का दौरा। आज 11 बजे हेलीकॉप्टर से शुल्क पुलिस लाइन पहुंचेंगे और 11:20 पर झारखंड के गढ़वा के लिए रवाना हो जाएंगे। सड़क मार्ग से झारखंड प्रस्थान करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर 12:30 बजे झारखंड के गढ़वा पहुंचेंगे केशव मौर्य। गोसाई बाग मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित और भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:30 बजे सोनभद्र के सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। दोपहर 3:30 बजे सोनभद्र के सर्किट हाउस पहुंचने के बाद भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और दोपहर 3:30 बजे सोनभद्र के सर्किट हाउस में बैठक करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है और अब हाथ मलता ही रह जाएगा कांग्रेस पार्टी का पंजा। कांग्रेस मुक्त का नारा बीजेपी ने दिया था, जिसको साकार करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। इस व्यवहार का कारण कांग्रेस खुद है। जिस तरीके से एमपी हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने किया, सपा ने धोबी प्रचार वाला दांव आज कांग्रेस को दे दिया है। कांग्रेस पार्टी आज बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस व्यवहार का कारण कांग्रेस खुद है। राकेश त्रिपाठी का बड़ा बयान सामने आया है। लखनऊ से खबर। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया। अहम जानकारी आपको हम बता दें। जिसको साकार करने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला।
सपा ने धोबी पछाड़ वाला दांव आज कांग्रेस को दे दिया। कांग्रेस पार्टी आज बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। और अगली खबर है अमरोहा से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा, एक महिला की मौत हो गई। मॉर्निंग वॉक पर निकली दो महिलाओं को ट्रक ने कुचला। एक महिला की मौत, दूसरे की हालत नाजुक है। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रजबपुर थाना क्षेत्र के रसूल पुल के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, रजबपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर के पास का पूरा मामला। अमरोहा से खबर, दर्दनाक सड़क हादसा, एक महिला की मौत हो गई है। मॉर्निंग वॉक पर निकली दो महिलाओं को ट्रक ने कुचला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, एक महिला की मौके पर ही मौत, दूसरे की हालत नाजुक बताई जाती है। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हुआ। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोंडा से खबर है, 286 मकतब मदरसों की यूपी एटीएस जांच करेगा और संचालित 286 मकतब मदरसों में फंडिंग की एटीएस करेगी जांच। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिला अल्पसंख्यक
कल्याण अधिकारी को शासन से पत्र भेजे जाने की बात। और आपको बता दें कि एटीएस को सहयोग करने का निर्देश, एटीएस की यूनिट को दी मदरसों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश। मकतब के रूप में चल रहे मदरसों ने क्यों नहीं कराया रजिस्टर्ड, और जिले में चल रहे ये मकतब मदरसे, निदेशक ने जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को जारी किया पत्र। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अमरोहा से खबर आपको हम बताते हैं। चाचा ने भतीजे का अपहरण कर मांगी फिरौती। चाचा ने परिजनों से 35 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मेडिकल स्टोर से काम कर लौट रहा था भतीजा। चाचा ने 3 साथियों के साथ मिलकर किया अपहरण कर राजस्थान में फोन के जरिए मांगी थी फिरौती। और पुलिस की सतर्कता से 36 घंटों में गिरफ्तार हुए आरोपी। अपहरणकर्ताओं से कार और 3 तमंचे बरामद हुए। इकलौते बेटे के सकुशल मिलने से भावुक हुए परिजन। और अमरोहा के थाना आदमपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर, बीएसएनएल अब नए क्लेवर में लोगो भगवा हुआ। बीएसएनएल अब नए क्लेवर में नजर आएगा। 5G सर्विस पर भी तेजी से काम कर रहा बीएसएनएल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीएसएनएल अब नए क्लेवर में लोगो हुआ भगवा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
बीएसएनएल जल्द ही 4G सर्विस में आएगा। 24 साल बाद बीएसएनएल ने लोगो स्लोगन में किया बदलाव, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीएसएनएल ने नए लोगो लॉन्च किए, नए क्लेवर में अब लोगो भगवा हुआ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और कनेक्टिंग इंडिया की जगह अब कनेक्टिंग भारत हुआ स्लोगन, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 24 साल बाद बीएसएनएल ने लोगो और स्लोगन में बदलाव किया, अब नए क्लेवर में नजर आएगा। बीएसएनएल जल्द ही 4G सर्विस पूरे देश में लॉन्च करेगा। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी इस बीच लखनऊ से सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं। लखनऊ से अहम खबर, कल महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कल सुबह 9:45 पर लखनऊ से रवाना होंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी खबर आपको हम बता दें। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी। महाराजगंज के बाद सीएम गोरखपुर के लिए होंगे रवाना, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, कल महाराजगंज के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल सुबह 9:45 पर लखनऊ से रवाना होंगे सीएम। कल सुबह 9:45 पर रवाना हो जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कल महाराजगंज के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। कल सुबह 9:45 पर होंगे रवाना, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगर आप भी खाने पीने के शौकीन हैं और कोल्ड ड्रिंक, रियल जूस और चिप्स का सेवन बड़े चाव से करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आप एक्सपायरी डेट का सामान खा रहे हो। जी हां, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरठ में ऐसे ही एक गोदाम का भंडाफोड़ हुआ है, जहां पर एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट्स पर नई डेट खुदरा कर खराब सामान बाजारों में सप्लाई किया जा रहा था और लोग भी उसे बड़े चाव से खरीद कर खा रहे थे। मेरठ में अवैध पटाखा गोदाम की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस को वहां बड़ी तादाद में एक्सपायरी डेट के कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट और फूड आइटम्स मिले हैं।
हैं। इन सभी नुकसानदेह हो चुके आइटम्स को दिवाली के त्योहार पर बाजार में खपाने की तैयारी थी। इस धंधे में लगे लोग इस एक्सपायरी सामान का बड़ा हिस्सा बाजार में उतार भी चुके हैं। मेरठ जनपद के केसरगंज बाजार का एक मामला सामने आया है, जहां पर मेरठ पुलिस ने पटाखा गोदाम की सूचना पर अवैध रूप से चल रहे एक्सपायरी डेट के खाद्य पदार्थ के गोदाम पर छापेमारी कर दी। जब पुलिस ने छापेमारी की तो पुलिस भी भौचक्की की रह गई, क्योंकि जब पुलिस ने वहां रखे सामान को चेक किया तो उन्हें एक्सपायरी डेट के चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और रियल जूस सहित विभिन्न सामान बरामद हुआ। सभी सामानों पर 3-3 साल तक पुरानी एक्सपायर डेट छपी हुई थी। हैरत की बात तो यह है कि जब पुलिस ने वहां से गोदाम संचालक सहित काम कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की तो पूछताछ में उन सभी ने एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि जरूरत के सभी सामानों को वो सस्ते दामों पर एक्सपायरी डेट पर खरीदते थे और फिर उसी सामान की तारीख बदलकर उसे वेस्ट यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत व शामली सहित आधा दर्जन जिलों में सप्लाई किया करते थे। दुकानदार भी सस्ते दामों के लालच में यह सामान खरीद लेते थे और जीवन के साथ खिलवाड़ करते थे। फिलहाल पुलिस ने गोदाम को जब्त कर लिया है और मालिक सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आपको बताते चले, दीपावली के मद्देनजर पुलिस टीमें जिले में कई दिनों से पटाखों की बिक्री रोकने को लेकर लगातार छापामार कार्रवाई कर रही है। बुधवार को एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को सदरगंज बाजार स्थित एक गोदाम में बड़ी मात्रा में पटाखों की सूचना मिली। एसपी सिटी ने एक टीम गठित की और गोदाम पर छापा लगवा दिया। मुझे थाना सदर बाजार के दाल मंडी क्षेत्र में एक अवैध पटाखा गोदाम होने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा यहाँ पे छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान उसी गोदाम में कुछ हमें जो बॉटल्स हैं कोल्ड ड्रिंक्स के और जो बेवरेज होते हैं ड्रिंक्स के, वो एक्सपायर्ड मिले हैं। उनकी जो डेट ऑफ वो है एक्सपायरी वो 2022 की मिली है और काफ़ी भारी मात्रा में वो स्टोर किया गया है वहाँ पे, और कुछ मशीनें भी मिली है। इन सभी की जांच के लिए जो संबंधित विभाग है उनको सूचित कर दिया गया है और इसको गोदाम को सील किया जा रहा है। सील करने के बाद इसमें आवश्यक कार्रवाई की है। पटाखों के अलावा यहाँ से बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की पेटियां रखी मिली। इनमें प्रचलित कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस, बिस्किट, नमकीन और चिप्स के पैकेट थे। ये सभी खाद्य पदार्थ लगभग 2 से 3 साल पुराने बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एसएफडीओ को इसकी जानकारी दी। मौके पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंचे और टीम ने जांच शुरू की, जिसमें कि पता चला कि एक्सपायरी खाद्य पदार्थ होटल और शादी समारोह के कार्यक्रम में थोक में सप्लाई किए जाते थे। बता दें, देर रात तक सदर बाजार पुलिस खाद्य विभाग की टीम जांच करने में जुटी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम और आप जो रोज के दिनचर्या में सामान का सेवन कर रहे हैं, क्या वह सही है, हमारे शरीर के लिए खतरनाक साबित तो नहीं हो सकता। अब हमें ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले दवाइयों के फेल हुए सैंपल और अब बाजारों में सप्लाई हो रहा खराब और एक्सपायरी डेट का सामान अब ये हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि सवाल हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का है। इसलिए ये सवाल आज बनता है। फिलहाल पुलिस और फूड विभाग की टीम अब जगह जगह छापेमारी कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।